अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। आपका थैंक यू। शुक्रिया। सर वैसे तो कई टॉपिक हैं लेकिन हम शुरू करेंगे जो 14 अगस्त और 15 अगस्त मनाई गई और साथ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से वहाँ पे अटैक किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर। आरज़ू, मैं आज बिलख़ुसूस ये जो आज का विलाक है, इसको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा 1947 के रावलपिंडी के हालात। एक तो हंगामों का आगाज़ हुआ कलकत्ता से। दूसरा जो मैं इस पे मज़ीद जो पढ़ता जाता हूँ, कई नई चीज़ें सामने आती हैं। रेडक्लिफ साहब जो थे, खुद जज थे, ज्योग्राफी का उन्हें कोई पता नहीं था, सर्वे का कोई पता नहीं था। वो आए और बड़ी जल्दी में उन्होंने सारा कुछ किया और चलते बने। दूसरा जो सबसे ज्यादा सदमा मुझे ये हुआ कि जश्न आजादी तो लोगों ने मनाया 14 और 15 को, लेकिन रेड क्लिफ एक्ट जो था वो 17 ऑफ अगस्त को वो सामने आया। लोगों को पता ही नहीं था कि हम कहा जाएंगे। लाहौर भारत में होगा, पाकिस्तान में होगा, गुरदासपुर पाकिस्तान में होगा, भारत में होगा। ये क्या है सारा कुछ? बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं अभी तक जो लोगों को नहीं पता। आप जश्न तो मना लेते हैं, बच्चों को यह बताएं कि 8 लाख से 20 लाख लोग जो हैं वो मारे गए थे। क्यों मारे गए? क्या वजह? ये भी बताएं क्यों मारे गए थे। फेथ की वजह से मारे गए, अपने बिलीव की वजह से मारे गए। आज भी अगर देखा जाए तो हॉलोकास्ट के ऊपर यहां बड़ी बड़ी मूवीज बन रही हैं। स्पीलबर्ग जो है वो अभी भी बड़े सेंटिमेंट हो गए, हर यहूदी बड़ा सेंटिमेंट। आप 1947 से आगे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? या फिर, और सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को रियलिटी नहीं बता रहे कि हम हैं क्या। आज भी जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस, आप वहीं के वहीं खड़े 1947 से आगे नहीं जा पा रहे। भारत के अंदर भी यही हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात हैं, बांग्लादेश के अंदर भी यही हालात हैं। क्या वजह है? फेथ आपका अपना एक जाती मसला है। आपका खुदा के साथ, चाहे वो खुदा कौन है, ईश्वर है, भगवान है, वो परमात्मा है, वो अल्लाह ताला है, जो भी है, आपका पर्सनल मैटर है। इज नथिंग टू डू विद योर नेबर और एनीबॉडी इन द स्ट्रीट। आप आज भी 1947 पे खड़े हैं। क्या आप ग्रो क्यों नहीं पाए? पाकिस्तान तो कारोबार है, पाकिस्तान के अंदर तो मजहब एक कारोबार है, दुकान है, वो तो चल ही इस चीज पे रहा है। अब बांग्लादेश को देखें भी, उनको उनकी इकॉनमी तो पाकिस्तान से बेहतर है। भारत को देखा जाए $650 बिलियन उनके पास है। वो मजहब से आगे क्यों नहीं चल रहे? अगर देखा जाए, आप वैसी साहब की स्पीच सुने तो वो भी परेशान नजर आते हैं। वो कहते हैं आज तक मोदी साहब ने कभी अवतार की पार्टी नहीं की, मुस्लिम टोपी पहनने से उन्हें डर लगता है। इतना खौफ, इतना खौफ, क्या वजह है? आज मैं बिलखसूस जिस चीज पे बात करना चाहूंगा, जो मेरे वेरी डियर टू माई हार्ट, रावलपिंडी, खासकर रावलपिंडी से के जो सिख थे, सारे सिखों से मेरी अटैचमेंट है। उसकी वजह यह है, मेरी तो खैर हिंदुओं से भी अटैचमेंट है क्योंकि हम सारे हिंदू थे पहले, लेकिन मेरे पुरखे जो थे, मेरे फोर फादर्स, वो हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। दूसरा, मैं जट बरादरी से हूं। हम सारे जट पंजाब के जो सारे सिखों से कन्वर्ट हुए। हवेली गुलाब सिंह जगह थी रावलपिंडी में, वहां पे एक संत राजा सिंह, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की कि उन्होंने अपनी बीवी और बच्चियों को कहा कि तुम खुदकुशी कर लो, नहीं तो इज्जत बचाने की वजह से तुम्हारी इज्जत ना लूटी जाए, या खुदकुशी कर लो या मैं तुम्हें मार दूं। और फिर ऐसा एक उस एरिया के अंदर एक ऐसी दर्दनाक, एक हौलनाक स्टोरी चली कि मैं जिसको बयान नहीं कर पाता। एक गांव था, थोया खालसा उसका नाम था। वहां पे 90 लड़कियों ने कुएं में, एक कुआं था वहां पे, कुएं में छलांगे लगा के खुदकुशियां की। उसी के ऊपर आगे चल के मूवी बनी ब्लैक वाटर। मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले वो मूवी देखी और मैं कई दिन दिल के लिए रोता रहा उस मूवी के बारे में सोच सोच के। मैंने पांव उन उन मर्दों के, उनके वालिदैन, उनके भाइयों के शूज में डाल के देखे कि एक इससे बदतर क्या होगा, इससे बदतर क्या। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी आप नहीं करते। आज भी आप नहीं। मैं तो खैर जान बचा के भाग के अमेरिका आ गया, जान ही बचा के भाग के आया, वरना वहां होता तो आज या जेल में होता
या हो सकता है मर चुका होता, मारा जा चुका होता, कि वो लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन दुख है, मुझे भी बांग्लादेश के हालात पे ट्वीट करना में रिक्वेस्ट करनी पड़ी, खुदा हिंदुओं के साथ ये सलूक ना करो, वो तुम्हारे भाई है, तुम्हारे कंट्री का हिस्सा है। और लेकिन सर अब ऐसी सबकी सिर्फ इस बात से कि मोदी जी जो है वो मुस्लिम वाली टोपी नहीं पहनते या अफ्तारी नहीं करते, क्या ये बात काफी है बताने के लिए कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते या डरते हैं? देखिए, बाकी तो सारी इस्लामिक कंट्रीज उनको बुलाती हैं, बड़ी इज्जत इस्लामिक देती हैं। कंट्रीज देखें, जिस तरीके से मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा, जितनी तवज्जो दूसरी माइनॉरिटीज को देते हैं, मोदी साहब को अक्सर देखा गया गुरुद्वारों में जाते हुए सारी चीजें। मैं एक बात ये, इस पे आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाएंगे, आप चाहे इसको छुपाने की कोशिश भी करें या करें, इसको पोलिटिसाइज किया जाता है। मैं उस पर एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा, आप इस पे हिस्ट्री गूगल करके देखिए। भारत के अंदर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की नफरत और दुश्मनी पे चला है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में आज तक आपने सुना कि किसी ने नफरत को इस्तेमाल किया हो? ये इस पे सेंटीमेंट है, ठीक होना चाहिए, उस पर भी मैं हक में जानब समझता हूं उनको। उसकी वजह क्या है? जो फॉरेन इन्वेडर्स ने आके किया, भारत के अंदर इतनी नफरत होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं नफरत होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए। अब 70 साल हो चुके हैं, हमें इससे आगे जाना चाहिए। नफरत जितनी थी, जिस तरह मार मार के यहाँ पठानों ने आके लोगों को मुसलमान किया, जो मंदिर तोड़ते रहे, जो यहाँ पे सारा कुछ करते रहे हैं, वो नफरत तो अंडरस्टूड थी भाई। जब पहले दिन मार मार के इन्होंने मुसलमानों को मुसलमान किया, हिंदुओं को, पाकिस्तान की बुनियाद तो तभी रखी जा चुकी थी। इसमें मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो करें, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है, किया इन्होंने, आगे पठानों ने हजारों साल किया, ड्रामा किया, नफरत तो है। लेकिन अब इसको बिल्कुल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के परमानेंट इसको कर लेना, चलाना, ये खतरनाक है। जब आप नफरत इतनी करते हैं, आप तरक्की के दरवाजे बंद कर देते हैं। आप ये दौर, अब जो दौर रह चुका है, जिसमें मैं पहले अर्ज कर रहा हूं कि मेरे जैसे कई लोग हैं, दे हैव मूव्ड ऑन। मैं, यकीन करें, मैं हिंदुइज्म की भी रिस्पेक्ट कर, बल्कि पढ़ता हूं मुसलसल उसको। जैनिज्म की कई चीजें मैं प्रैक्टिस करता हूं डेली बेसिस पे, बुद्धिज्म की चीजें मैं प्रैक्टिस करता हूं, सिखी में मैं बहुत पढ़ा मैंने सिखिज्म के बारे में, क्योंकि मेरे फोर फादर्स का रिलीजन था, और मैं कई चीजें प्रैक्टिस करता हूं सिखी। और दिस इज द वे सपोज्ड टू बी। हम सारे इंडस वैली के बच्चे हैं, अगर देखा जाए तो इस लेंस से देखना चाहिए अपने आप को, इस लेंस से। अब बंगाली जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बांग्लादेश, हाईली एजुकेटेड लोग, हाईली एजुकेटेड लोग, पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड, भारत से भी ज्यादा एजुकेटेड। कांग्रेस और मुस्लिम लीग वहां से बनी, मंगल पांडे वहां से थे, उनको टैगोर साहब जो नोबेल पीस था, नोबेल प्राइज है उनके पास, लेकिन आज वो भी हिंदुओं के पीछे पड़े। क्या वजह? सोचना तो चाहिए ना, एक क्वेश्चन तो सामने रखना चाहिए कि ये तीन ममालिक इसी जगह पे आके फेथ के ऊपर क्यों फंस गए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे इस चीज से। देखिए, मैं कल की बात बता रहा हूं आपको आरजू। मैंने कल किसी से बैठा था, मैंने कहा यार आप इंडियन? उसने कहा कैसे? मैंने कहा यार मेरा तो वालिद 1929 में पैदा हुआ था, ही वाज अ इंडियन। और उसकी वजह ये कि मैं उसका टेक्निकल, बिकॉज़ आई एम अ लॉयर, मैं मजाकन कह रहा था उससे, भाई मैं क्या, मैं आई एम अ सन ऑफ इंडियन, आई एम एन इंडियन। हम सब लोग 1947 से पहले इंडियन थे, और सदियों से, सबसे बड़ी बात ये है कि हम सदियों से यहाँ पीसफुल तरीके से रह रहे थे, सदियों से रह रहे थे। अब एक ऐसा इशू है कि हम गुर्बत को छोड़ के असलों पे, तोपों पे चढ़ गए सारा कुछ। अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप, पाकिस्तान ने कहा हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कश्मीर की बात नहीं, ये तो ना करने वाली बात है ना, कि नहीं हम ट्रेड नहीं, ना करो, उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? तुम्हें प्रॉब्लम है ना, इन्फ्लेशन तुम्हारा है, लोग तुम्हारे मर रहे हैं बुरे, उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? लेकिन मेरे ख्याल में इससे हमें वी हैव टू मूव फॉरवर्ड समहाउ। ऐसे ये लीडरान का फर्ज बनता है, इखलाकी फर्ज बनता है कि लोगों को कोशिश करें कि मजहब को अगर इस्तेमाल भी करना है तो उतना ही इस्तेमाल करें कि जानी नुकसान ना हो, लोग एक दूसरे के को मारे नहीं। मेरे लिए दुख की बात है कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हुआ, मैंने ट्वीट भी किया कि खुदा रहा उनके साथ ऐसे ना किया जाए। 2024 है, योर फेथ इज योर पर्सनल मैटर, इसको इतनी नफरत में आगे मत जाए। दूसरा, उसके बाद मैं इससे बल्कि आगे जाना चाहूंगा। मोदी साहब तो खैर मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ी स्पीच दी अगले दिन, लॉन्गेस्ट स्पीच उनकी 98 मिनट्स की। मैं समझता हूँ वाहिद एक लीडर है जो तीसरा जिन्होंने ये स्पीच दी, उससे पहले
नेहरू साहब थे, इंदिरा गांधी थी, और उसके बाद मोदी साहब है। जो जबरदस्त उन्होंने बातें की, टारगेट उन्होंने किया 2047, जब 100 साल का 100 साल हो जाएंगे भारत को, तो वो कहते थे नेशन विल बिकम डेवलप्ड। जबरदस्त। इसी पे मैं ये चाहूंगा कि अगर आप डेवलप्ड होंगे, और 2036 की ओलंपिक्स आप चाहते हैं सारा कुछ, लेकिन कोशिश करें कि लोगों को हारमोनी भी सिखाएं, प्यार मोहब्बत भी सिखाएं इसके साथ, वरना मुश्किल हो जाएगा। आप शायद पैसा तो बहुत कमा लें, लेकिन आप एक माचिस की तीली के फासले पे ही रहेंगे अगर आपके कौम के अंदर यकजहती नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त बात है। इसी दौर फॉक्सकॉन के, ताइवान के भी वहाँ सीईओ आए हुए थे। मैं समझता हूँ कि जबरदस्त। मैं भारत के तो मैं प्रेज करूंगा, ऑलवेज प्रेज करता हूँ। उस वक्त कल परसों की चीजें मैं देख रहा था कि वहां पे एमबीए के लोग जो हैं, वो एमबीए की डिग्री है, उसके बारे में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चीजें आ रही थी कि उतनी वो तनख्वाह नहीं है जितनी पहले होती थी, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, और जो हाई टेक जो स्टूडेंट है ज्यादा, उनकी तनख्वाहें रुक चुकी हैं। 25-25, 30-30 हजार रुपया तनख्वाह है जो कंप्यूटर लिटरेट लोग हैं। इसके बारे में अल्टीमेटली ये ग्लिचेस हैं, लेकिन ये ग्लिचेस भी दूर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अब आगे जो मैं मजीद इस पर बात करना चाहूंगा इस वक्त, कि आप पाकिस्तान के हवाले से आप कहाँ खड़े हैं। अगर भारत 2036 के ओलंपिक्स की बात कर रहा है, अगर 2047 में वो कह रहे हैं कि वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, तो आप कहाँ खड़े हैं? आपका इंटरनेट बंद तो इस वक्त बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग हो रही है, हमें इतनी मुश्किल हो रही है। आप तरक्की की किस तरफ जाएंगे? अब उसमें मैं छोटी सी आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आप लोग सीरियसली मिसमैनेज्ड। वो किस तरीके से? मैं इसकी कल परसों इस्लामाबाद में कहा गया है कि एक बेल्जियन खातून थी कि उनको 5 दिन किसी ने रख के तो उनके हाथ बांध के फेंक दिया। हालांकि वो खातून जो थी वो लोकल खातून थी, पटवारी पंजाबी जुबान बोलती थी। अब मैं इसका रेफरेंस ये देना चाहूंगा कि हमारे सोशल मीडिया ने जो हमारे यहाँ बंदोबस्त कर रखा है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। भारत के अंदर आपको पता है टिकटॉक बैन, आपके लोग एडिक्टेड है टिकटॉक के। आप 1 मिनट नहीं निकाल सकते ट्विटर और टिकटॉक के बगैर। अब इसके ऊपर मैंने इस पे रिसर्च किया कि ये जो आपके फायरवॉल अब लगाई जा रही है, बड़े ममालिक में पहले ही लग चुकी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देना चाहूंगा अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब स्प्रिंग जब शुरू हुई, वो सिर्फ फेसबुक से शुरू हुई। $35 मिलियन का प्रोजेक्ट था कि इन ममालिक के अंदर अनरेस्ट पैदा करना, और पैदा करना है सोशल मीडिया। उसके बाद जब ये अरब स्प्रिंग हुई, लीबिया उड़ गया, उसके बाद सीरिया, इराक सब तबाह हो गया। सारी चीजें शुरू हुई ट्यूनिस से, इजिप्ट में तहरीर से। 3 ममालिक बड़े इससे सेंसिटिव थे जिन्होंने प्रिकॉशन ले लिए थे। वो ममालिक थे सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई। वो यह चीजें फैलने नहीं देते। चाइना ने अपनी बना ली, वहां पे व्हाट्सएप नहीं है, उन्होंने उसके पैरेलल अपनी एक ऐप बना रखी। इंग्लैंड अभी रिसेंटली इंग्लैंड ने उसका मजा चखा है, और अदालतें 24 घंटे चल रही हैं, सजाएं दी जा रही हैं। आप दूसरी दुनिया से तकरीबन 100 साल पीछे चलते हैं, इसलिए आप अब फायरवॉल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इस फायरवॉल की मैं अभी बात बता, आप 3-4 इकदाम कर लें, फायरवॉल की जरूरत ही नहीं, लेकिन वो करेगा कौन? क्योंकि आप करने की सलाहियत नहीं। आप आज ये अनाउंस करते हैं कि कॉलेजेस, स्कूलों और मसाजिद के अंदर सेल फोन नहीं चलेंगे, आपको फायरवॉल की जरूरत नहीं। आपके इस वक्त सारे सरकारी मुलाजमीन दफ्तरों में सारा दिन बैठ के एक जाली खबर को सारा दिन उसको सर्कल में फेर, आप थोड़ा सा इस चीज पे तवज्जो देते तो इसकी, लेकिन आप इस वक्त आप एडिक्टेड हैं। दुनिया में इतनी आजादी नहीं है जितनी इस वक्त पाकिस्तान में। मैंने जिस तरह आपको मिसाल दी है कि इस्लामाबाद में बेल्जियन खातून के बारे में इल्जाम लगा के 14 अगस्त वाले दिन जो आपने ड्रामा वहां पे किया, उसके बाद पता चला है कि वो बेल्जियन है ही नहीं खातून, बेल्जियम एम्बेसी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा उसको। और इस तरह की कई खबरें मौजूद, कई खबरें। अब एक छोटी सी मैं मिसाल देना चाहूंगा। मैं हमेशा ये कहता था, इमरान खान साहब के ऊपर एलिगेशन है, लेकिन आप पटियाला जेल को जेल ही नहीं बना पाए। अब पता चल रहा है कि आईजी जेल खाना जात भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे। वो भाईजान अकरम जो है वो सेलफोन जाके अंदर देते थे परमानेंट। खान साहब बाथरूम में बैठ के व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे।
मैडम जमामा से सारा दिन 3-3 किस्म वाईफाई उनका ऑन था, 3-3 व्हाट्सएप अकाउंट अंदर से मैनेज हो रहे थे। भाईजान जुल्फी से भी बात करते थे बाथरूम में बैठ के, मैडम पीरनी कह देती थी कि खान साहब जो है उनका पेट खराब है, क्योंकि उन्होंने रात दिन बैठ के बाथरूम से व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे। अब इसमें कसूर व्हाट्सएप का है कि आपका अपना कसूर। अब आपने जो फायरवॉल बना दी है, वो सफर $300 मिलियन का नुकसान होगा सोशल मीडिया के लोगों को। बिल्कुल सर, फ्रीलांस लोगों की हालत खराब हो गई। गवर्नमेंट जॉब तो दे नहीं सकती है, लेकिन ये कि इस तरह की अजीब अजीब किस्म के स्टेप्स लेती है, लोगों को और परेशानी। देखिए मिसमैनेज। अब उससे नुकसान क्या है कि आपने ये चीजें कंट्रोल नहीं की। आप सेल फोन सारा दिन सरकारी मुलाजमीन आपके स्कूलों में बचे, बल्कि मुझे कल किसी ने बताया कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ लेते हैं लोग, जो मौलवी खुतबा दे रहा होता है नीचे सारे सेल फोन पे इस्तेमाल कर रहे हो। जब मस्जिदों के अंदर भी आप बाज नहीं आते, तो इसमें सेल फोन का कसूर है, व्हाट्सएप का कसूर है, या आपके लोगों का कसूर है। स्कूलों के अंदर भी सामने टीचर बोल रहा होता है, नीचे बच्चे जो है वो टिकटॉक कर रहे होते हैं, ट्विटर कर रहे हैं आप। लेकिन दर हकीकत इस वक्त खास कर एक और बात है, सोशल मीडिया पे किसी ये एक पूरा प्रोपेगेंडा है, पूरी एक चीज है। आप अपने मुल्क के खिलाफ इस वक्त जो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब जेल को जेल ना बना पाएंगे, तो फिर किसी और का कसूर तो नहीं, अमेरिका का कसूर तो नहीं है। फिर आप हर चीज को कह देते हैं कि मेरी रिजीम फलाने चेंज करा दी, हालांकि वो अपने अमेरिका के पास कौन सी तवज्जो के आप पे तवज्जो दे। आप इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सिवाय एक आपने जो ड्रामा कर रखा है कि हमारे पास एटम बम है, और दूसरा आपका बॉर्डर ना होता चाइना और अफगानिस्तान और भारत के साथ, किसी ने आपको मुंह नहीं लगाना था भाई। आप 77 ईयर से अपनी जियोग्राफिक लोकेशन बेच रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, लेकिन अब लोगों के पास पैसा भी नहीं रहा है। अब उसकी छोटी सी मिसाल दूंगा, पैसा इसलिए नहीं रहा है कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका तो सारा नशे पे लगा पड़ा है, इनको तो पता ही नहीं कि हाँ पक कह रहा है। ब्रिक्स के 2 कंट्रीज की जो नई मेंबरशिप आई है, उन्होंने ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया, इनको परवाह ही नहीं, या सीएनएन ने कवर ही नहीं किया उसको। और दूसरी खबर कल की है कि ब्रिक्स में 159 कंट्रीज, ब्रिक्स का जो उसका फाइनेंशियल उन्होंने फाइनेंस अपना नेटवर्क बनाया, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ पे सीएनएन कवर ही नहीं कर रहा है, सीएनएन बिजी है वीड पीने में, बरवाना प्रमोट करने में। तो दर हकीकत अब वो जो पहले आपके ऊपर देखे ना, वो हमारे डेविड लू भाईजान ने सेनेटोरियल हियरिंग में कह दिया था कि भाई इनको $100 मिलियन दे दें या $90 मिलियन दे दें इनको। अब उनके पास इतने, पहले जो आप सोचते थे ना बिलियंस डॉलर्स आने, अब वो ना इनके पास है। चाइनीज भी आपसे डर गए, वो कहते हैं भाई आपसे अच्छे तो पठान भाईजान है, हम वहां कारोबार कर लेंगे, वो वहां अफगानिस्तान जा रहे हैं कारोबार कर। ये वाले कहते हैं यार थोड़े बहुत पैसे दे दो, देखो तुमने दुबई में जाने यार, क्या बहुत पैसा है, 100 मिलियन बहुत है, आपके 20-25 लोगों के घर बन जाएंगे वहां पे, दुबई में बना लो, चलो आगे चले, और आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन दर हकीकत जो फ्रॉड आपने 77 साल लगाया, 77 साल, जो भी, मैं कहता हूं आज आप कोई भी हिस्ट्री की किताब पढ़ के देख लें, शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी, शर्मिंदगी, टोटल शर्मिंदगी। आप सर, पाकिस्तान में इस बार लोग ज्यादा 14 अगस्त नहीं मना रहे सर, ज्यादातर लोगों ने नहीं सेलिब्रेट किया। वो क्यों नहीं, वो भी गलत किया। वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान, खान आजाद नहीं तो हमें आजाद पाकिस्तान चाहिए। ये इसलिए नहीं मनाया ना, और क्या, और कौन सी उसमें उनको परेशानी। और तीसरी परेशानी, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, भूखमरी पड़ गई वहां पे, और तो वजह ही कोई नहीं ना, और क्या वजह। अच्छा मुझे आपने कभी देखा कि सारा ये आपके फायरवॉल, आपको मैं एक छोटा सा आप स्टेप ले लें, आपको फायरवॉल की जरूरत नहीं, लोगों को काम पर लगा दो यार, ये सारे फारग बैठे सारा दिन, और सारा दिन ये फितना लेके फिर सारा, अमेरिका में लोगों को देखो ना, सारा दिन बेचारे जाबे करते हैं, वो ट्विटर किस वक्त करेंगे, 2-2 जाबे करके बेचारे अपना काम चला रहे। लेकिन आपको दर हकीकत चलाने वालों की सारी नजरें लंदन, दुबई और टोरंटो पे होती हैं, नीचे सारा फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, डाके पड़ रहे हैं, क्या किया जाए। लेकिन आरजू अफसोस के साथ है कि आप जो फायरवॉल बना है, इससे मजीद नुकसान हो रहा है, मजीद फर्दर आगे और मजीद नुकसान होगा। लेकिन सोचने वाले सोच नहीं रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने कहा जाना है, कोई क्लियर लाइन ही नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और दूसरा, मैं जिस तरह मैंने आपको शायद पहले भी अर्ज किया था, आप आजाद नहीं है, क्योंकि आपका बजट वॉशिंगटन डीसी में IMF वाले बना रहे हैं, आप आजाद किस चीज की, आप कोई आजाद नहीं। सर, लेकिन इनकी हालत तो यही है ना कि जैसे अभी हमने वो खबर भी देखी MBS की, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, और क्योंकि वो इजराइल के साथ टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं।
तो ये सारी कंट्रीज इजराइल के भी पीछे पड़ी हुई हैं, अपना कुछ करने के काबिल है नहीं। और कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इजराइल की हैं और पाकिस्तानी काम कर रहे थे और इनके फायरवॉल की वजह से वो बेचारे भी बेरोजगार हो गए। तो ये लोग जो जो फायरवॉल लगा रहे हैं, इनके घरों में तो खाना भरा हुआ है, इनके घर में तो पैसा ही पैसा है, इनको तो कोई टेंशन नहीं है। इनके बच्चे यहाँ है ही नहीं, इनके बच्चे तो सबके बाहर बैठे हैं। ये तो कंप्यूटर के बगैर भी चला लेंगे भाई काम, इनको क्या फर्क पड़ता है। सबके बच्चे बाहर। इस वक्त जो आपका डिसीजन मेकर है उसका बच्चा लंदन में है या टोरंटो में है। वो पाकिस्तान में कोई इस वक्त नहीं बैठा। पाकिस्तान में सिर्फ वो जो भुखमरी वाले लोग हैं जो बेचारे, मैंने आपको बताया था, जो पैदल भी नहीं जा सकते, पैदल लोग डंकियां लगा के भाग रहे हैं वहां से, जो पैदल भी नहीं जा सकते वो सिर्फ वहां पे लोग हैं। और उनको मेरे ख्याल में वो इस तरह ही होना चाहिए, आपको सजा दी जाएगी पाकिस्तान में रहने की, वो सजा मिल रही है आपको, पाकिस्तान में रहने की सजा दी जाएगी, तो वो बाकी दे रहे हैं आप। देखिए ना, मैं हैरान था, नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया जी 2 महीने के लिए बिजली के रेट सस्ते। पूछा जाए नवाज शरीफ साहब के पास आपका पोर्टफोलियो क्या है? आप क्यों ऐलान कर रहे हैं? आप किस कैपेसिटी में ऐलान कर रहे हैं यार? लेकिन है वो पूछने वाला। वही, मुझे क्यों निकाला? आज भी सुई उनकी वहीं पे अटकी हुई। तुम्हें क्यों निकाला? तो फौजियों तो जजों ने मिलकर निकाला था, पकड़ लो उनको, पकड़ना तुमने। उन्होंने निकाला तो उनसे बात करो। ये बार-बार क्या क्वेश्चन है, मुझे क्यों निकाला? हर बंदे को पता है कि आपको क्यों निकाला। फैज अमीन साहब थे और साथ उनके दूसरे लोग थे जो निकाल के बाहर किए, जजों ने सबने मिलके। आज भी वही कुछ हो रहा है। आज भी आपके 58,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो सिर्फ सियासी केसेस को सुनते हैं। आज कौन सी तब्दीली होगी? उसको निकाला, मुझे निकाला, इसको डाला, उसको निकाला, ये कौन सा सवाल है भाई? सर लोग ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत थोड़े टाइम के लिए रह गए, लेकिन अगर उनको हटा भी दिया गया तो कौन है, दूसरा ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के पास? देखिए, इस वक्त सुना है केयर टेकर गवर्नमेंट है, लोग यहाँ कहते हैं कि इंटरव्यू हो रहे हैं उनके बारे में, कई नाम आ रहे हैं उसमें, लेकिन मेरे ख्याल में जाती तौर पर मैं केयर टेकर नहीं, टेक्नोक्रेट सेटअप के हक में था। मैं हमेशा ये कहता हूँ टेक्नोक्रेट सेटअप आए और 2 साल वो इकोनॉमी ठीक करे, करप्शन को रोके। करप्शन के बारे में किसी ने आज तक बात नहीं की। करप्शन को रोके, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, और ये जितना आवारा लौंडा लपाड़ा है इनको स्कूलों में जाके, इनको पता है, जो वो मिस्टर ली थे, प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के, उन्हें सजा 5-5 साल सजा होती थी जिस बंदे का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता। इनको पकड़ के टेक्निकल एजुकेशन दी और फैक्ट्रियों में लगाए। और ईसीएल के ऊपर 50,000 लोगों के नाम होने चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट में हो उनके बच्चे पाकिस्तान में होना जरूरी है। उनकी डुअल सिटीजनशिप कैंसिल कराएं, ईसीएल में नाम डालें, जो होगा इसमें। और तीसरी बात है कि इनकी हर महीने इनकी परफॉर्मेंस चेक की जाए। लेकिन ये करेगा कौन? करेगा तो पाकिस्तानी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पाकिस्तानी मौजूद ही कोई नहीं। इसलिए कि जो करने वाले हैं उनके पास भी 2-2 पासपोर्ट हैं, तो वो कैसे करेंगे? मुश्किल है। मेरे ख्याल में जो आपकी गाली समझा जाता है जिसके पास बाहर की सिटीजनशिप नहीं है, आपकी रूलिंग एलिट जो है वो बेइज्जती समझते हैं, हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, बच्चा लंदन नहीं है, बच्चा टोरंटो नहीं है। ये आपके अफसरान जो है वो पीआर, बच्चे की कनाडा की पीआर के पीछे तो मुल्क भेज देते हैं भाई। ये तो आपके हाथ चल गया, पता है सब। सारी एजेंसियों के पास टेपें मौजूद हैं, काले मौजूद हैं, बैंक अकाउंट मौजूद है, सब मौजूद है इनके पास। लेकिन सिर्फ मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान के लिए वफा मौजूद नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर कुछ भी फिलहाल तो सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे किस तरीके से चलते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर।